हम पेयरिंग एनर्जी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें ये 3 एनर्जी क्यों होती है। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग एनर्जी होती है जिसको हम डायरेक्ट ऐसे प्लस माइनस AP A⁴ एंड 0 लिखते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? जैसे पहली जो एनर्जी होती है EP = 0, ये वाली। ठीक है, ये किसके लिए होती है? इसमें 3 एनर्जी है, देखना आप। और ये जो AP है वो पेयरिंग एनर्जी का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये 0 किसके लिए होती है? व्हेन n is odd, z is even, or when z is odd, n is even। ठीक है, ये जो है एक कंडीशन होती है। कब? जब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम ए को देखेंगे। ए को देखने का मतलब क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि ए इवन है कि ए ऑड है। अब मैंने दोनों में सेल मॉडल में आपको ये कंडीशन बताई थी कि अगर इवन होता है तो भी 2 कंडीशन पॉसिबल होती है। ठीक है, या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो। और जब ऑड होता है तो भी 2 कंडीशन पॉसिबल होती है, या तो एक इवन हो एक ऑड हो, या तो दूसरा इवन हो ऑड हो। तो जो न्यूट्रॉन है, मान लो कभी न्यूट्रॉन ऑड हो गया, प्रोटॉन जो है इवन हो गया। मान लो कभी प्रोटॉन ऑड हो गया, न्यूट्रॉन इवन हो गया, तो उस केस में जो एनर्जी आएगी वो 0 आएगी। सेकेंड वाली क्या होती है? EP = प्लस AP A⁴ ये कब होती है? जब when both even, मतलब when both even, मतलब कि अगर n भी इवन है, n इज इवन एंड z इज इवन, दोनों इवन है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है ना। और फिर थर्ड वाली क्या होती है? मैं यहां लिख रही हूं। थर्ड वाली क्या होती है? EP = -AP A⁴। इसका क्या होता है कि जब when both is odd, when both जब दोनों ऑड रहेंगे, जैसे कि n is odd और z is odd। ठीक है, जब दोनों ऑड रहेंगे तो माइनस वाला होगा, जब दोनों इवन रहेंगे तो प्लस वाला होगा, और जब एक कोई भी ऑड रहा इवन रहा जब भी इस टाइप का होगा तो 0 वाला होगा। तो इसमें ये 3 टर्म है, लेकिन मान लो जैसे बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा ना ऐसे, और फिर लिख नहीं पाएंगे, तो इसीलिए डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस AP A⁴ एंड 0। इसमें भी ये चीज पूछ सकता है कि जो पेयरिंग एनर्जी EP है वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो वो A⁴ के प्रोपोर्शनल तो होगी, लेकिन किस केस के लिए? इन दोनों केस के लिए। पहले केस के लिए नहीं होगी। जब दोनों एक इवन एक ऑड रहेगा उस केस में तो हमेशा 0 हो जाएगी, तो ये टर्म ही नहीं आएगा। लेकिन जब दोनों ऑड रहेंगे या जब दोनों इवन रहेंगे तो उस केस में जो EP है वो ये इसको तो कांस्टेंट है, आप इसको अगर हटा देंगे तो हमेशा -3/4 के A⁴ प्रोपोर्शनल लगेगी। तो ये रहा पूरा पेयरिंग एनर्जी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दी। अब नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ सेमी इंपेरिकल मास। ठीक है, अब हम इन सबको एक साथ ऐड कर लेंगे और सेमी इंपेरिकल का फॉर्मूला बनाएंगे, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो चलिए अब उसको हम लिखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। या तो आप अलग अलग याद कर लो, सारे टर्म को ऐड कर लो, मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ, और या तो आप डायरेक्ट एक बार याद कर लो। तो डायरेक्ट तभी याद होगा जब आप अलग अलग टर्म को समझे रहेंगे, नहीं तो उसी में कंफ्यूज होंगे कहाँ माइनस था कहाँ प्लस था। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला जो होता है बाइंडिंग एनर्जी का E = नहीं, ये पहला वाला तो वही था, वॉल्यूम एनर्जी पहला लिखेंगे, AB × A - AS × A⁴। तो देखिए आप, मैंने ये फार्मूला पूरा लिख दिया है। ठीक है,
एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी ऐसे भी लिखा रहता है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू AV इंटू ए। ये क्या कौन सा टर्म था? वॉल्यूम एनर्जी का। सब मैं अब बता चुकी हूँ तो आपको सब पता होगा। ये कौन सा टर्म था? सरफेस एनर्जी का। ये कौन सा टर्म था? कूलॉम एनर्जी का। ये कौन सा टर्म था? एसिमेट्रिक एनर्जी का। वैसे भी ये सब चीजें आपको एसिमेट्रिक, AC, AS, AV ये सब आपको जो है बता रही होंगी कि कौन सा टर्म है। एसिमेट्रिक का था और ये टर्म था पेयरिंग एनर्जी का। ठीक है, देखो या तो ये होंगी या तो जीरो होंगी, ये प्लस माइनस के साथ। ठीक है, और ये एसिमेट्रिक एनर्जी थी। ठीक है, तो ये देखो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो फॉर्मूला बना है वो कैसे बना है, कि अलग अलग टर्म पे पहले बात हुई कि वॉल्यूम एनर्जी कैसे आई, फिर सरफेस एनर्जी कैसे आई, फिर कूलॉम एनर्जी कैसे आई, एसिमेट्रिक एनर्जी क्यों आई अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की वजह से, फिर पेयरिंग एनर्जी क्यों आई और इसमें क्या कंडीशन है, जब हमारा मास नंबर इवन होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, जब मास नंबर ऑड होगा तो उसके लिए क्या करेंगे। तो ये सारी एनर्जी को मिला करके एक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का ये फॉर्मूला है। इसे हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी है ये। इसे हम कभी कभी विचसेकर फॉर्मूला भी कहते हैं, तो सारा नाम आपको याद होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला है ये। ठीक है, सेमी इंपिरिकल भी बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, विचसेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये रहा पूरा लिक्विड ड्रॉप मॉडल आप लोगों के लिए, जो समझने के पर्पज से, जो मुझे लगा कि जितना आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, कितना आप लोगों को इसमें बताना चाहिए, कितना नहीं बताना चाहिए। रिसर्च पेपर देखिए बहुत सारे पड़े हुए हैं सेल मॉडल पे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे, जिन्हें आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो जरूर पढ़िए, लेकिन अगर रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो मत पढ़िए, क्योंकि सिर्फ PGT एग्जाम देना है तो यहीं से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। मैक्सिमम यही चीज इंपॉर्टेंट है, आप ए को हमेशा देखना। मैं पिछले लेक्चर से ही बोल रही हूँ कि सेल मॉडल, न्यूक्लियर और लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमेशा एक ही बात है, ए को हमेशा देखना है। यही पूछता है कि प्रोपोर्शनल किसके किसके है। ठीक है, एक एक देखो वॉल्यूम में बस ए है, सरफेस एनर्जी में 2/3 हो गया ए पे, कूलॉम में ए पे 1/3 हो गया। अगर इन्वर्सली कर रहा है तो 1/a⁴ होगा, अगर डायरेक्टली कर रहा है तो -1/3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये एसिमेट्रिक में ओनली ए के है, और इसमें जो है यहाँ पे जैसे देखो ओनली ए के नहीं है, यहाँ भी ए का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे इसको अगर पूछता है, वैसे पूछा ही नहीं, कहीं नहीं पूछा है इसको अलग से, लेकिन अगर पूछेगा भी तो ये पूरा तो फॉर्मूला ही देके मुझे लग रहा है पूछेगा। ठीक है, या तो फिर आप इसको ब्रेक करो, फिर वहां से ए का प्रोपोर्शनलिटी पूरे ठीक तरीके से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ए हो गया, तो ये पूरा ऐसे ही पूछेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे डायरेक्ट ए पे -3/4 के प्रोपोर्शनल है। तो पूरा मैंने आपको सेल मॉडल करा दिया, पूरा मैंने आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल करा दिया, उस पर क्वेश्चन करा दिए। अब इस पे जितने क्वेश्चन आए हैं वो मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ आपको। तो ये पूरा लेक्चर हो गया। अब इसके बाद हम लेक्चर 10 से थोड़ा बहुत एटम के बारे में पढ़ेंगे। और एटम के बारे में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि एटम पे हम बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि कितनी रेडियस है, कितनी रेंज है न्यूक्लियस का, फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, छोटे छोटे वो सारी चीजें हम कर लेंगे उसमें। और उसके बाद से जो है फिर मैंने बताया था कि हम बोर मॉडल पे मूव करेंगे। ठीक, अब आप देखिए, आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 31 और 32। फिर मैं वही बता देना चाहती हूँ कि 30 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन मैंने पार्टिकल फिजिक्स करा दिया है टोटल। उसमें पार्टिकल फिजिक्स वो क्वेश्चन क्या, वो पूरा एक कंप्लीट पार्टिकल फिजिक्स का पैकेज है PGT के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद से आपका 21 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक में सब सेल मॉडल कवर हो गया है। अब जो है 31, 32, 33, 34 4 क्वेश्चन मैंने खोजे हैं जो एग्जाम में अभी तक आए हैं, अलग अलग एग्जाम में लिक्विड ड्रॉप मॉडल से, तो वो मैं आपको करा दे रही हूँ। आप देखिए ये वाला जो है वो आश्रम पद्धति में आया है PGT में 2021 वाले में, और ये वाला क्वेश्चन RPSC स्कूल लेक्चरर 2020 में आया। मतलब अब ये सारे जैसे ये सब लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं।
तो अगर आप लेटेस्ट पैटर्न देखेंगे तो अब ऐसे क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया जा रहा है। देखो जो मैंने कल अभी सेल मॉडल में एक क्वेश्चन कराया था, वो भी 8/1/2020 को पूछा था सेल मॉडल का एक क्वेश्चन, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल का भी देखो एक क्वेश्चन उसी वाले एग्जाम में पूछा। मतलब दो तो आपको इन मॉडल से ही क्वेश्चन आ गए। तो ये जो आप देखेंगे, ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे जो है नए वाले एग्जाम में आ रहे हैं, जो अब नया इंक्लूड कर रहे हो। तो अभी देखो ऐसे नए क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, तो इसीलिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है कि अगर कुछ, अब मान लो सेम क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो घुमा के कभी मान लो अब इसमें सरफेस एनर्जी पूछा है आश्रम पद्धति वाले में, और यहाँ भी सरफेस एनर्जी टर्म भी पूछा है, लेकिन अगर मान लो कूलॉम एनर्जी पूछ दिया, वॉल्यूम एनर्जी पूछ दिया, पियरिंग एनर्जी पूछ दिया, एसिमेट्री एनर्जी पूछ दिया, सब कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पूरा प्रिपेयर्ड रहना है पहले से, ये नहीं सोचना है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, यही आप एडवांस पढ़ रहे हैं। जैसे होता है ना एडवांस योगा पोज, अरे योगा तो वही होता है, पर एडवांस योगा पोज का मतलब कि आप पूरा अपनी बॉडी को फोल्ड कर लिए। स्ट्रेचिंग तो करना सीख रहे हैं, लेकिन पूरा बॉडी को फोल्ड कर लिए, तो वो एडवांस वो सिखाया जाता है, डायरेक्ट वो सिखाया जाता है, ठीक है, कि कैसे आप फोल्ड करेंगे। तो काम तो वहीं से शुरू होता है, बेसिक चीजों से। तो वैसे ही देखो, बेसिक तो आप हमेशा ही पढ़े हैं फिजिक्स में, और भी चैनल्स पे आपको बेसिक तो मिल ही जा रहे हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, यूनिट डायमेंशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो आपको हर जगह मिलेंगी। लेकिन जो इस तरह से मतलब नए पैटर्न को एनालिसिस करके और उस पे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, और बड़ी मेहनत करके ये सब एनालिसिस करना पड़ा है कि क्या अभी नए वाले पैटर्न में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तब मैं सेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल को भी अपने लेक्चर में डाल दिया है मैंने, कि अगर आएंगे भी तो स्टार्ट हुआ है 1-2 सालों से पूछना, तो इसी टाइप में अभी रहेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे अब मान लो इस बार जो एग्जाम होगा, देखेंगे उसमें कितना आगे तक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर फिर उसके बाद से कुछ और थोड़ा एडवांस पढ़ा देंगे। बट ये सब एडवांस फिजिक्स में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बेसिक फिजिक्स नहीं। बेसिक फिजिक्स तो एडवांस जानेंगे तो बेसिक आएगा। और ऐसे ही नए तरीके से कि क्वेश्चन उठाया, कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चन लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31, द सरफेस एनर्जी ES। क्या बोला है? ES सरफेस एनर्जी। मैंने बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला में 5 एनर्जी टर्म्स होते हैं, पहला वॉल्यूम एनर्जी, दूसरा सरफेस एनर्जी। तो पूछ रहा है कि सरफेस एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर A। देखो A की बात कह दिया, A को मैंने कहा A को देखो, एंड एटॉमिक नंबर Z, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल था बताओ? पहला वाला जो था वो AB था, AB इंटू A था पहला टर्म, दूसरा क्या था? -AS इंटू A⁻²/3। यही तो बाइंडिंग एनर्जी का मैंने फॉर्मूला सेमी एम्पिरिकल लिखवाया है, और अलग अलग भी बताया था। और ऐसे ही AC हो गया, फिर एसिमेट्रिक हो गया, पेयरिंग हो गया, तो 2/3 खोजो, देखो ये दिया है, तो D ऑप्शन सही हो गया। ये इसीलिए मैं कह रही थी कि A का ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। वैसे ही देखो इसमें, अब देखो क्वेश्चन सेम यही है, लेकिन घुमाया कैसे, उनके फॉर्म करने के तरीके बड़े अलग होते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। द सरफेस एनर्जी टर्म इन सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। देखो यहाँ सेमी एम्पिरिकल कुछ नहीं कहा, इसमें बोल दिया। तो आप सोचेंगे यार मैम ने तो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला पढ़ाया ही नहीं। अरे नहीं, वही एनर्जी टर्म को जोड़ो और उसी से एक फार्मूला बनता है जिसे सेमी एम्पिरिकल कहते हैं। तो ये देखो, इस प्रोपोर्शनल टू nth पावर। अब देखो क्या लिखा, लिखने का तरीका देखो कि इस प्रोपोर्शनल टू nth पावर। अब आधा लोग यही क्वेश्चन छोड़ के भाग जाएंगे कि हम तो 2/3 पावर पढ़ लिए, 1/3 पावर पढ़ लिए, A पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, लेकिन nth पावर तो कहीं नहीं था। भागना नहीं, यही रुक जाना है कि nth पावर ऑफ मास नंबर। अगला क्वेश्चन नहीं जाना है, इसी को करना है। nth पावर ऑफ मास नंबर A, मतलब A के nth पावर के प्रोपोर्शनल हमने सेमी एम्पिरिकल में सरफेस एनर्जी को पढ़ा है, लेकिन वो n है क्या? हेयर n इज क्या? तो n इज क्या था सरफेस एनर्जी में? यही मैंने बताया है कि n जो मान लो A के बोल रहा है, A के nth है सरफेस वाला, ठीक है, सरफेस एनर्जी टर्म A के nth है, तो nth में सरफेस एनर्जी में था क्या? 2/3 ही था ना, तो 2/3 मार दो प्लस, बस। तो देखो कितना इजी है। तो जब आप पूरा लिक्विड ड्रॉप मॉडल को कवर करोगे तभी ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? लेक्चर 10 में मिलेंगे यार, ठीक है। और मेरी आज थोड़ी तबीयत भी खराब थी, फिर भी मैंने लेक्चर बना दिया।
मैं नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि गला थोड़ा खराब था, तो मुझे लगा कि ऑडियो पता नहीं कैसी जाएगी। लेकिन आप प्लीज मेरे साथ जरूर कोऑपरेट करिएगा। अगर ऑडियो में थोड़ा बहुत भी आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो कोऑपरेट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।